एक रईसजादे के घर के अंदर पुलिस वाले कुदाल लेकर कई वार करते हैं। इस चबूतरे को तोड़ने की कई बार कोशिश की जाती है और चबूतरा जब टूटता है तो पुलिस वालों के हाथ लगता है एक संदूक। ये जो आप संदूक देख रहे हैं, इसी संदूक के अंदर से निकलती है 7 महीने पुरानी एक लड़की की लाश। लेकिन जैसे ही पुलिस वाले इस संदूक को खोलकर लाश को बाहर निकालते हैं, वो 2 से 3 कदम पीछे चले जाते हैं, क्योंकि अब उनके हाथ में एक ऐसी इंफॉर्मेशन लग चुकी थी जिससे पता लगा कि गार्डन के अंदर भी 2 लाशें और हैं। मजदूरों की पूरी फौज लगा दी जाती है, गार्डन की खुदाई चालू हो जाती है और जैसे ही गार्डन की खुदाई शुरू होती है, शुरुआत में ही 2 लाशें और निकलती हैं। ये लाशें 7 साल पुरानी थीं। इन लाशों के सिर के ऊपर जूट या कहें बोरे के कपड़े से इनका मुंह बांध दिया गया था और बताने की कोशिश थी कि कोई भी इसे पकड़ ना पाए। अब जैसे ही पूरा केस सबके सामने आता है, पुलिस वालों के हाथ पैर फूल जाते हैं। एक 7 साल, 2 लाशें, एक 7 महीने पुरानी एक लड़की की लाश, लेकिन कनेक्शन एक रईसजादे से। ऐसा रईसजादा जो कि 12वीं का टॉपर रह चुका है, उसके पास महंगी महंगी गाड़ियां हैं, लेकिन इस पूरी कड़ी में जब पुलिसिया तफ्तीश शुरू होती है तो किस तरीके से पता यह लगता है कि जो लड़के का जो कनेक्शन है इन तीनों लाशों के साथ बेहद ही अहम है। ये पूरी दुनिया को बताते रहा कि एक लड़की अभी भी जिंदा है। 7 महीने बाद भी एक मुर्दा लड़की अपने घर वालों से लगातार बातचीत कर रही थी। एक मुर्दा माँ बाप लगातार फेसबुक के जरिए लोगों के कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर रहे थे कि बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और ये जो रईसजादा है पूरी दुनिया को दिखाता था कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से बेहद मोहब्बत करता है। उनकी किसिंग की फोटोज वो अपने फेसबुक पे अपलोड करता और पूरी दुनिया को बताता कि उसे अपना हम सफर मिल चुका है, उसे अपना सच्चा प्यार मिल चुका है। लेकिन बंद दरवाजे के अंदर वो उसी लड़की को दफनाकर उसके चबूतरे पर परफ्यूम मारकर रोज सोता था और सोचता था कि कैसे इस परफेक्ट क्राइम की भनक पूरी दुनिया को नहीं लगनी चाहिए। और वो कौन सी वेब सीरीज देखकर उसके दिमाग में ये आइडिया आया, बताएंगे इस डिकोडिंग क्राइम के अंदर। और बताएंगे कि ऐसे 2 राज्यों की पुलिस हालत खराब हो गई इस रईसजादे को पकड़ने में और इसके दिमाग को खंगालने में। तो आज जिस केस के बारे में बात करेंगे या जो केस स्टडी हम आपके सामने लेकर आए हैं, उस केस को जानने के बाद आपको समझ में आएगा कि आखिर एक शातिर दिमाग या यूँ कहें कि क्रिमिनल माइंडेड जो दिमाग है वो किस तरीके से काम करता है और कितना खतरनाक साबित हो सकता है इस समाज के लिए। और उसी खतरनाक आदमी के साथ जो पुलिस की टीम है वो सेल्फी लेती है बाकायदा। ये जो क्रिमिनल है ये 3-3 कत्ल करता है और बड़े आराम से घूमता है, पुलिस वालों को बेवकूफ़ बनाता है। जिनका कत्ल करता है 7 साल पहले उनको भी जिंदा रखता है और 7 महीने पहले जिसका कत्ल करता है उसको भी जिंदा रखता है और तो और पुलिस को बेवकूफ़ बनाता है। लेकिन जब पुलिस की टीम इसे अरेस्ट करती है तो बाकायदा गाड़ी में बैठकर इसके साथ सेल्फी ली जाती है। इस पूरी वारदात, इस पूरे केस को समझने के लिए आपको चलना होगा 2 फरवरी साल 2017 में। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगी और तस्वीरों के जरिए इस पूरी वारदात को समझाने की कोशिश करूंगी। अभी आप स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं। ये जो घर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मीडिया कर्मी जो हैं उनका जमावड़ा लगा हुआ है, पुलिस की टीम मौजूद है और पुलिस की टीम जो है वो छत पर जाने की कोशिश कर रही है, अंदर जाने की कोशिश कर रही है। और जैसे ही इस घर के अंदर जाते हैं, यहाँ का जो दरवाज़ा है बंद कर लेते हैं। ये पूरा जो घर है ये भोपाल में साकेत नगर इलाके में मौजूद है। अब अंदर जाने के बाद एक तस्वीर और देखिए, एक वाइट रंग का आपको चबूतरा दिख रहा होगा, इस पर तोड़ फोड़ की जा रही है। कुदाल से जो है लगातार वार किए जा रहे हैं और जैसे ही ये जो चबूतरा है ये टूटता है, इसके अंदर से एक ट्रंक निकलता है, एक संदूक निकलता है और उस संदूक को जब खोला जाता है तो बेहद गंदी बदबू आती है। और बदबू इस कदर आती है कि जो बाहर मीडिया कर्मी और जो लोग जमा होते हैं, जो खड़े होते हैं, उनको भी बहुत ही गंदी बदबू आती है। पुलिस की टीम अंदर घुसती है, लगातार 8 घंटे तक इस चबूतरे को तोड़ा जाता है, ट्रंक निकाला जाता है। उसके अंदर से जब लाश निकलती है तो पुलिस की हालत ख़राब होती है। पुलिस बाहर आती है और तब मीडिया कर्मी एक एक करके सवाल पूछते हैं और फिर पुलिस की जो टीम है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, जो इंचार्ज हैं, वो जब पूरी डिटेल बताते हैं तो एक ऐसा केस पूरी दुनिया के सामने आता है जिसे जानने के बाद हर किसी का दिमाग हिल जाएगा। पुलिस की टीम बताती है कि अंदर से हमें एक लड़की की लाश मिली है जो 7 महीने पुरानी है। इसका कत्ल किया गया है 14 जुलाई 2016 को और जब खुदाई हो रही है उस दिन की तारीख क्या है, 2 फरवरी 2017।
अब साथ ही पुलिस की टीम बताती है कि यहाँ पर एक लड़का और एक लड़की लिव इन में रहते थे और लाश मिली है लड़की जिसका नाम है आकांक्षा शर्मा, जो कि बंगाल की रहने वाली है, और लाश मिलती है भोपाल में। और जो लड़का है उसके बारे में बताया जाता है काफ़ी रईस है, और पहली बार एक नाम सामने आता है उदयन दास, एक रईस जादेगा, एक बिगड़ैल लड़के का जिसने एक नहीं 3 कत्ल किए बड़े ही शातिराना तरीके से और पुलिस को बेवकूफ़ बनाता रहा। अब सबसे पहले उदयन दास के बारे में मैं कुछ आपको बताती हूँ कि दरअसल जो इनके माता पिता हैं वो काफ़ी अच्छे स्वभाव के थे, इनकी समाज में काफ़ी इज्जत थी, ये लोग भोपाल में रहा करते थे, और जो पिताजी थे उदयन दास के वो BHEL में कार्य करते थे, और साथ ही इनकी माँ जो इंद्राणी थी वो एक डेटा एनालिस्ट थी एक प्राइवेट फर्म में। और जब मध्य प्रदेश 2000 की बात है, जब मध्य प्रदेश अलग होकर एक अलग राज्य बना था, उसके 2 टुकड़े हुए थे, छत्तीसगढ़ जब बना था, तो उस वक्त ही जो इनके पेरेंट्स थे उन्होंने चुना था कि वो मध्य प्रदेश ना रहकर छत्तीसगढ़ आ जाएंगे, और यहाँ पर आकर उन्होंने अपना मकान बनाया। लेकिन भोपाल में भी इनका पुश्तैनी मकान था। तो कहने का मतलब ये है कि जो इनकी फैमिली थी वो रईस फैमिली थी, इनके पास 3-4 घर और थे, अच्छे खासे एसेट थे, और तो और पैसे भी ठीक ठाक ये लोग कमा रहे थे। इन्हीं का बेटा था उदयन दास। उदयन दास जो है वो 12वीं तक तो बड़ी अच्छी पढ़ाई कर रहा था, टॉपर था, माता पिता खुश रहते थे। लेकिन जब वो बीटेक में आता है और जब उसने फर्स्ट ईयर शुरू किया तो अचानक उसे जो है ड्रग्स की आदत लग गई, वो बिगड़ैल बन गया, और ऐसा करते करते वो अपने माँ बाप को काफ़ी ज़्यादा परेशान करने लगा, जिस पर उसे डांटा भी जाता था। लेकिन यहाँ तक किसी तरीके से उसने अपनी पढ़ाई की, और तो और उदयन दास जो है वो काफ़ी भर्रा, जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल फर्राटेदार अंग्रेज़ी बोलता था। इसके जो शौक़ थे वो काफ़ी अमीरों वाले थे। ऐसा इसलिए क्योंकि जो इसके पिताजी थे, जो इसकी माताजी थी, इकलौता बेटा था, इसकी सारी ख्वाहिश पूरी की जाती थी, इसके पास महंगे महंगे कपड़े, महंगी महंगी वॉचेस, सब कुछ था। अब ऐसे में इसे आदत लग गई कि सोशल मीडिया जब रहता है, सोशल मीडिया पे ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, शो ऑफ करते हैं, अपने खाने की फ़ोटो लगा रहे हैं, कार की फ़ोटो लगा रहे हैं, बहुत लोग के ऐसे शौक भी होते हैं। तो इसी में एक उदयन दास भी था जिसे ये मन करता था कि वो अच्छी अच्छी गाड़ी, अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर पिक्चर क्लिक कराए और उन्हें जब पोस्ट करे तो लोग उस पर कमेंट करें, लाइक करें, और ख़ासकर लड़कियां। और इसीलिए ये अक्सर, आप इसकी तस्वीरें अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अलग अलग गाड़ियों में बैठकर फ़ोटो खिंचवाता, अपने माँ बाप के पैसे पे फुल ऐश किया करता था। साथ ही साथ लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए जो उदयन दास है वो ख़ास तौर पर अपने आप को कभी रशिया में दिखाता, कभी कहता मैं अमेरिका आया हुआ हूँ, कभी कहता है मॉस्को में हूँ। तो तरह तरह की जगह को यूज़ करता था और बताता था कि इस वक्त मैं पेरिस में हूँ। अब ऐसे में जब कुछ लड़कियां उन पिक्चर्स पे कमेंट करती, उनसे पूछती, तो ये अपनी जगह बताता कि देखो मैं तो UN में काम करता हूँ, मैं इस वक्त रशिया आया हुआ हूँ, मैं इस वक्त पेरिस में हूँ। इस तरीके से तरह तरह के जवाब देता। अब इसी चक्कर में जो लड़की है आकांक्षा शर्मा, आप अभी स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं, ये उदयन की बातों में आ जाती है। जब तस्वीरें देखती है, प्रोफाइल देखती है, एक अच्छा खासा लड़का इसे दिखता है, तो ये इम्प्रेस हो जाती है और इन दोनों की बातचीत शुरू होती है। समय था, यानी साल था 2007, जब पहली बार आकांक्षा शर्मा उदयन दास के संपर्क में आती हैं, कांटेक्ट करती हैं और दोनों सोशल मीडिया पर बातचीत शुरू करते हैं। बातचीत शुरू होने पर जो आकांक्षा बताती है कि दरअसल वो जयपुर की एक IT कंपनी में काम करती है और फिलहाल नई जॉब की तलाश में है। इधर उदयन उसको इम्प्रेस करने के चक्कर में कहता है कि देखो तुम क्या जॉब, ये सारी जॉब करती हो, तुम अगर यहाँ आओगी तो मैं तुम्हारी अच्छी जॉब लगवा सकता हूँ, यहाँ तक कि मैं तुम्हें फ़ॉरेन भी भेज सकता हूँ। तुम सोचो, मेरे कॉन्टैक्ट तो UN तक हैं, यहाँ तक कि मैं तुम्हारी यूनेस्को में जॉब लगवा सकता हूँ, यूनिसेफ में जॉब लगवा सकता हूँ। इस तरीके की तरह तरह की जो है, आप ये समझिए कि झूठ बोला करता था ये आकांक्षा के साथ। लेकिन जब इनकी बातचीत सोशल मीडिया तक थी तब तो ठीक था, लेकिन जैसे फ़ोन नंबर एक्सचेंज हुए, दोनों की बातचीत होने लगी, लगातार कॉल पर बात होने लगी, तब इन दोनों के बीच में प्यार भी हो गया। आकांक्षा जो है वो उदयन से प्यार करने लग गई और उदयन भी आकांक्षा को पसंद करने लग गया। और पसंद ये दोनों एक दूसरे को इस कदर करने लग गए कि इन्होंने मन बनाया कि क्यों ना हम लिव इन में रहना शुरू कर दें, एक साथ रहना शुरू कर दें। उससे पहले ये साल 2014 में एक बार मिलते भी हैं एक होटल में, और होटल में मिलने के बाद इनके बीच में फिजिकल रिलेशन बनता है। वो पहली बार था साल 2014 में जब ये दोनों फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, और तब आकांक्षा को लगता है कि हो ना हो मेरा जीवन साथी यही है, मुझे इसी लड़के के साथ ज़िंदगी बितानी है, यही मुझे खुश रख सकता है, मैं इसकी पत्नी बनना चाहता हूँ। ये पहली बार जो है आकांक्षा ने सोचा, और फिर 2016 में दोनों तय करते हैं कि अब हम लिव इन में रहेंगे। और इसी मकसद से जो आकांक्षा है वो जयपुर छोड़कर भोपाल आ जाती है, और यहाँ आने के बाद
लिव इन में रहना शुरू कर देती है उद्यन दास के साथ, इसी घर के अंदर जिसमें आपने देखा जिस चबूतरे के अंदर उसकी लाश मिलती है, इसी घर में रहती है। और यहाँ पर जो उद्यन है वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें अमेरिका में तुम्हारी जॉब लगवा सकता हूँ, तो अगर तुम चाहो तो हम कुछ ऐसा प्लान कर सकते हैं। अभी तक आकांक्षा को समझ नहीं आ रहा था कि उद्यन की प्लानिंग आखिर है क्या। अब ऐसे में जो उद्यन है वो बाकायदा एक लेटर तैयार करता है, अपॉइंटमेंट लेटर आप समझिए, ज्वाइनिंग लेटर तैयार करता है। फेक होता है सब कुछ, उसमें प्रॉपर जैसे कहते हैं ना, जो जिस कंपनी का नाम होता है उसका प्रॉपर ब्रांड लगाता है, सिग्नेचर होते हैं, स्टैंप लगते हैं, हर वो देखने से ऐसा लग रहा था लेटर कि सही ही लेटर होगा। अब आकांक्षा को जब वो लेटर दिखाता है वो खुश हो जाती है, उसे लगता है कि उसकी जॉब अब अमेरिका में लग जाएगी। और इसीलिए वो आकांक्षा से कहता है कि देखो जॉब तो लग जाएगी, लेकिन टिकट वगैरह के लिए और जो पूरा तुम्हें वहाँ तक भेजना है उसके लिए करीब करीब 1,20,000 रुपये लगेंगे, तो अगर तुम कर सकती हो तो अपने घर से मंगवा लो। अब आकांक्षा को लगता है कि उद्यन उसकी मदद करना चाहता है, उससे वो प्यार करता है, इसलिए उसे वो आगे बढ़ाना चाहता है, उसके करियर की ग्रोथ चाहता है। और इसीलिए आकांक्षा जो है वो अपने पिता को कॉल करती है और बताती है कि पापा मेरी जॉब अमेरिका में लग गई है। वो उनको लेटर भी भेजती है, वो भी दिखाती है, और इसके तहत वो उनसे 1,20,000 रुपये लेती है। वो कहती है कि अभी आने जाने का मुझे मतलब जाने के लिए मुझे 1,20,000 रुपये चाहिए, टिकट वगैरह लगेगा वहाँ रहने की व्यवस्था के लिए, उसके बाद कंपनी जो है वो पैसे जो है वापस कर देगी, तब मैं आपको दे दूँगी। अब जो माता पिता हैं वो खुश हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि सच में उनकी बेटी की जो जॉब है वो अमेरिका में लग गई है, क्योंकि वो लेटर जिस तरीके से उद्यन दास बनाता है वो बिल्कुल परफेक्ट होता है, और किसी को भी देखकर यही लगता है कि सच में उस आकांक्षा की जॉब अमेरिका में लग गई है। अब ऐसा हो जाने के बाद लड़की के अकाउंट में 1,20,000 रुपये तो आ जाते हैं, लेकिन आकांक्षा अमेरिका नहीं जाती। उससे पहले यानी वो अमेरिका जाती, उसकी जॉब लगती, उससे पहले ही उसका कत्ल कर दिया जाता है। अब कत्ल क्यों होता है वो आपको बताएंगे, लेकिन उस बीच में चीज़ें क्या होती हैं, दरअसल इन दोनों के बीच में छोटे छोटे झगड़े शुरू हो जाते हैं, और ऐसी चीज़ें शुरू हो जाती हैं जिससे इनके दोनों के बीच में मनमुटाव रहता है, और उसी सिलसिले में जो उद्यन है वो इसका कत्ल कर देता है। लेकिन उस बीच में क्या होता है, जो आकांक्षा है वो लगातार अपने पेरेंट्स से बात कर रही थी, वो उनको मैसेज करती रहती है कि हाँ इस वक्त मैं अमेरिका में हूँ, इस वक्त पापा मैं ऑफिस में आ गई हूँ, मैं अब घर जा रही हूँ, यहाँ पर टाइम इतना हो रहा है, क्योंकि भारत और अमेरिका के टाइमिंग में भी समय है, तो उस हिसाब से मैसेज जो है उनके पेरेंट्स के फ़ोन पर आते रहते थे। लेकिन कई बार जब कॉल करने की कोशिश की जाती तो बातचीत नहीं हो पाती। मतलब होता दरअसल ये कि जून तक जो उनकी बेटी थी वो उनसे कॉल पर संपर्क में थी, लेकिन जुलाई आते आते बेटी का जो कॉल पर बातचीत था वो बंद हो गया, सिर्फ मैसेज ही आते, और वो भी 2-3 महीने तक रहा, वो मैसेज भी आने वाले वक्त में बंद हो गए। अब ऐसे में माता पिता को लगा कि ज़रूर हमारी बेटी के साथ कुछ हो गया है, तो ऐसे में उन्होंने खूब ढूंढा, खूब खंगाला, तो उन्हें फेसबुक के ज़रिए पता लगा कि जो उनकी बेटी है वो दरअसल उद्यन दास नाम के एक लड़के के साथ कांटेक्ट में है, और सोशल मीडिया पर अभी भी जो मेरी बेटी है वो फ़ोटो डाल रही है, और उस पर उद्यन नाम का जो लड़का है वो लगातार कमेंट करता है और अक्सर लाइक किया करता है। तो उन्हें लगा हो ना हो ये लड़का ज़रूर मेरी बेटी के बारे में जानता होगा, क्योंकि जो आकांक्षा है उसने अपने माता पिता को उद्यन के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। अब पिता को जब ये सारी बातें पता लगती हैं, पिता किसी तरीके से जुगाड़ करते हैं, उद्यन से बातचीत करने की कोशिश करते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, और पूछते हैं कि तुम मेरी बेटी को जानते हो क्या, तुम्हें पता है आकांक्षा कहाँ गई है। अब इस पर उद्यन को लगता है कि उसका खेल बिगड़ सकता है, और इसलिए वो उसके माता पिता से मिलने के लिए बंगाल आता है, बांकुरा पहुंचता है। यहाँ आकर माता पिता से मिलता है और बोलता है देखिए आपकी बेटी अभी कॉल पर आपसे इसलिए बात नहीं कर पा रही है क्योंकि जो सिम वगैरह है ना वहाँ पर उसके पास है नहीं, और अभी नई सिम खरीदेगी, जो पैसे हैं वो ज़्यादा लग जाएंगे, इसलिए वो आपसे बात नहीं कर पा रही, वो मैसेज में ही बात करती है। अगर आपको यकीन ना हो तो मैं भी आपको ले चलता हूँ, आप कहो, आप व्यवस्था करो पैसों की, मैं आपको अमेरिका लेकर चलता हूँ। अब माता पिता को लगा ठीक है, अगर इसने बोला है तो हो सकता है यही वाला रीज़न हो। लेकिन कुछ दिन बाद होता ये है, जब जो उद्यन है वो 4 दिन लगभग उनके घर पर रहता है, फिर वहाँ से वापस अपने घर आता है भोपाल, और यहाँ आने के बाद कुछ और दिन बीतते हैं, लगभग हफ्ता 10 दिन बीतता होगा, कि अब जो मैसेज आ रहे थे आकांक्षा की साइड से वो भी माता पिता को आने बंद हो जाते हैं। अब जब मैसेज आने बंद हुए तब जो पिताजी हैं उन्हें और टेंशन है, उन्हें लगा कि ठीक है बेटी हमारी कॉल पर बात नहीं कर सकती, लेकिन मैसेज तो छोड़ेगी, दिन है रात है जो भी हो, एक मैसेज ड्रॉप कर दे। अब वो भी जब नहीं आते तो पिता को डाउट होता है। पिता आते हैं भोपाल, अपनी तरफ से वो एक पुलिस वाले से बातचीत करते हैं, पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर उद्यन कहाँ रहता है, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लिखता। वो बेचारे निराश हो जाते हैं और वापस वो बंगाल आ जाते हैं। अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो आकांक्षा के भाई को पता लगती हैं, और तब आकांक्षा का भाई पहली बार वो
5 अक्टूबर 2016 के बाद वो पहली बार एक ऐसा कदम उठाता है जिसके बाद एक लड़की की लाश निकलती है। दरअसल जो आकांक्षा का भाई है वो आकांक्षा की कॉल डिटेल्स, उसके सिम के ज़रिए उसकी लोकेशन, हर चीज़ ट्रेस करने की कोशिश करता है। उसके कुछ सोर्सेज थे उनके द्वारा, और तब उसे पता लगता है कि जो आकांक्षा है उसका जो फ़ोन है वो अभी भी भोपाल में है, उसकी लोकेशन अभी भी भोपाल में है। ये पता लगने के बाद माता पिता की हालत ख़राब होती है। उन्हें समझ में आता है कि हो ना हो जो उनकी बेटी है उनके साथ कुछ गलत हो गया है और ऐसे में अब भोपाल भागना होगा। फ़ौरन वो लोग भोपाल जाते हैं। यहाँ बंगाल की पुलिस को कंप्लेन भी दर्ज कराते हैं अपनी बेटी की मिसिंग होने की। वहाँ भोपाल भी जाते हैं और जब पूरा मामला उठता है, निकल कर सामने आता है, तब पता लगता है कि जो आकांक्षा है वो तो मर चुकी है। वो कैसे पता लगता है? जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि जब पुलिस तक मामला जाता है तो पुलिस को बताया जाता है कि उद्यन दास नाम का एक लड़का है। पेरेंट्स बताते हैं कि वो हमारे घर भी आया था, उसने बताया कि हमारी बेटी तो अमेरिका गई हुई है। अब पुलिस को लगता है कि अच्छा अमेरिका गई हुई है तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम उद्यन दास से बात करते हैं। उद्यन दास रईस ज़्यादा था, एक अच्छे परिवार से बिलोंग करता था, तो उसके घर तक पुलिस पहुँचती है। घर के अंदर जाने के बाद कैसे पहुंचती है घर के अंदर वो भी मैं आपको बताती हूँ। दरअसल जिस रोज़ जो पुलिस की टीम है वो घर के बाहर पहुंचती है तो देखती है कि वहाँ ताला लगा है। अब पुलिस की टीम को लगता है कि हो सकता है ताला लगा है, उद्यन कहीं बाहर गया हो, लेकिन ऐसे में जो इंचार्ज थे उन्हें शक हो जाता है और वो कहते हैं कि देखो, वो अपने एक साथी को बोलते हैं पुलिस को कि बगल वाला जो छज्जा होता है घर का, दीवार जो मिलती है छत, उसके ज़रिए तुम दूसरे घर से उद्यन के घर पर जाओ और चुपचाप पता लगाने की कोशिश करो कि अंदर कोई है भी या नहीं। तब ऐसे में ठीक इसी तरीके से दूसरे घर की छत पर एक पुलिस वाला पहुंचता है। फिर जो छज्जा होता है उसे फांद कर उद्यन के घर के छत पे पहुंचता है। फिर धीरे धीरे नीचे जाता है तो देखता है कि एक कमरा जो है वो उसे दिखाई देता है और उसमें चुपचाप जाकर वो चुपचाप आवाज़ लगाता है कि अंदर कोई है। आप ये समझिए बिल्कुल मध्यम आवाज़ में। जो पुलिस वाला है वो भी एक तरीके से अंदर से डरा हुआ था और बहुत ही आराम से आवाज़ लगाता है और जैसे ही वो उसे लगता है कि शायद अंदर से किसी ने झांका है या फिर दरवाज़ा खोला है। अब जैसे उसे लगता है, पुलिस वाला अंदर हाथ डालता है और अंदर से एक आदमी को बाहर खींचता है। अब जैसे ही उस आधे खुले दरवाजे से उस आदमी को बाहर खींचा जाता है, वो कोई और नहीं निकलता बल्कि उद्यन दास निकलता है। वो नीचे तुरंत चिल्लाता है, सर ऊपर तो उद्यन है, जल्दी आइए। अब ऐसे करते ही पूरी जो पुलिस की टीम है, कुछ लोग दीवार से जाते हैं, कुछ लोग दूसरे घर से जाते हैं, फ़ौरन उस घर के अंदर घुसा जाता है। ऐसे में मजदूरों को बुलाया जाता है। उद्यन से अंदर कई सारी पूछताछ होती है और फिर चबूतरा तोड़ने की जो कवायद है वो शुरू की जाती है। उस चबूतरे को तोड़ा जाता है। तब तक मीडिया भी आ जाती है। मीडिया भी बाहर खड़ी रहती है। उन्हें टक टक की आवाज़ें आती हैं कि अंदर तोड़फोड़ चल रही है। उन्हें भी शक हो जाता है कि हो ना हो अंदर कुछ ज़रूर है। और फिर जैसे ही पूरा चबूतरा 8 घंटे की कड़ी मशक्क़त के बाद टूटता है, उसके अंदर ये संदूक निकलती है, गंदी एक मटमैली सी संदूक, जंग लग चुकी थी। इसको भी जब खोला जाता है तो एक लड़की की मुड़ी तुड़ी लाश निकलती है और वो लाश थी आकांक्षा की। अब आकांक्षा का कत्ल क्यों किया गया, ये पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर कैसे आकांक्षा का कत्ल हुआ। और जब पुलिस उद्यन से सारी डिटेल निकालती है तो बताता है कि सर आप आज आए हैं, मैंने तो कत्ल 7 महीने पहले कर दिया। यानी सोचिए पुलिस इस केस में कितना लेट थी और ये उद्यन किस तरीके से जो परिवार वाले थे उनको बेवकूफ़ बना रहा था। वो तो बस एक जो मैसेज थे आकांक्षा के आने वो बंद हो गए। अगर सोचिए वो अभी भी आते रहते तो 1 साल 2 साल 3 साल बीत जाते, किसी को पता भी नहीं चलता। अब पुलिस को ये सारी चीज़ें मिल जाने के बाद उनका दिमाग ख़राब हुआ कि आखिर ये लड़का कत्ल कैसे कर सकता है, इसकी गर्लफ्रेंड थी, रीज़न क्या है, मोटिव क्या है और इसने ज़िंदा क्यों रखा, अब तक मैसेजेस क्यों कर रहा था। तमाम तरीके के सवाल थे और पुलिस को जानना था कि आखिर इसके दिमाग में क्या है। मतलब एक शख्स होता है, कत्ल करता है, फिर वो फरार हो जाता है। इसने कत्ल किया, ये उसी घर में है, बाहर से ताला लगा है लेकिन रह उसी घर के अंदर रह रहा है, तो पुलिस को इसका दिमाग भी जानना था। तो इसके लिए इसके बचपन की पूरी चीज़ें जानने की कोशिश की गई, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से पूछने की कोशिश की गई। तो पता लगा कि जो उद्यन है वो बचपन में तो ठीक था, ठीक ठाक पढ़ाई करता था, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ इसकी आदतें थोड़ी बिगड़ने लग गई। इसके माँ बाप इस पर कई बार चिल्लाते थे, इसे बाथरूम में बंद कर चले जाते थे, पार्टीज़ में जाना था, कुछ भी करना था। तो काफ़ी शरारती बच्चा था जिसके लिए जो इसके पेरेंट्स थे वो अक्सर इसे मारते पीटते और साथ ही साथ बाथरूम में बंद कर चले जाते थे। अब कैसे भी करके इसने 12वीं पास की, लेकिन 12वीं पास करने के बाद जैसे मैंने आपको बताया था बीटेक में आते ही इसकी जो लत है वो बिगड़ गई। इसे अमीरी का शौक़ लग गया, इसे पैसों का शौक़ लग गया। इसके पापा के साथ इसका जॉइंट अकाउंट भी था तो वहाँ से भी पैसे निकालता था, जिसके ज़रिए जो इसका ऐशो आराम था या लाइफस्टाइल थी वो बेहद अलग हो गई। अब ये ड्रग्स का आदी भी हो गया था।
ये सारी डिटेल जो है पुलिस को पता लग गई। पर ऐसे में पुलिस के पास अब भी सबसे बड़ा सवाल था कि कत्ल किया तो किया क्यों? उस रोज़ आखिर ऐसा क्या हुआ था कि आकांक्षा को मारना पड़ गया? क्योंकि लड़ाइयाँ तो इन दोनों के बीच में हो रही थी। और तो और ना सिर्फ एक इस चबूतरे को, उद्यन बताता है कि आपने सिर्फ एक चबूतरा देखा, चलो मैं आपको एक गार्डन भी दिखाता हूँ। उस गार्डन की खुदाई करेंगे तो आपको तो कुछ और ही मिलेगा। अब आखिर उस गार्डन के अंदर निकली हुई वो 2 लाशें किसकी थी? और तो और उद्यन के माँ बाप कहाँ गायब हैं? उनका बेटा जो है अरेस्ट हो गया है, ऐसे में जो पिता हैं, माँ है, वो आखिर कहाँ पर हैं? और इस उद्यन ने इस लड़की का कत्ल किया तो किया क्यों? आप ये भी समझिए। देखिए, जो उद्यान है ये बहुत शातिर है और इसे सीरियल किलर कहना गलत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, हम आगे आपको बहुत सारी चीज़ें बताने जा रहे हैं। तो दरअसल जिस तरीके से जब पुलिस वाले पूछते हैं घर के अंदर कोई है क्या, तो अंदर से डर के मारे कोई पकड़ लिया जाता है जनाब को। जनाब से जब सोचिए पुलिस की पूरी फौज एक घर के अंदर दाखिल हो जाए और अपराधी बीच में बैठा हो, तो आप समझ सकते हैं पुलिसिया खातिरदारी किस तरीके से की जाती है। उस पुलिसिया खातिरदारी में इस लड़के को लगा कि मैं तो पुलिस वालों को गुमराह कर सकता हूँ, मेरे तो बाएं हाथ का खेल है, मैं अब तो वेब सीरीज देखते आया था, वहाँ पे तो ऐसे ही होता है। लेकिन जब रियल लाइफ आती है तो पुलिस वाले अपने तरीके से और अच्छे तरीके से जनाब से पूछते हैं, बेटा बता दो क्या हुआ था। बेटा बताते हैं, वो कहते हैं कि सर मारिएगा नहीं। बोला हम मारेंगे नहीं बेटा, आप बताइए आपके साथ आपने क्या क्या चीज़ें की हैं। जब उदयन दास मुंह खोलता है, वो कहता है कि देखिए सर, मुझे इस लड़की से बेहद मोहब्बत थी, मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लड़की भी मेरी बातों में आ गई थी। वो हुआ यूँ कि मुझे इससे दोस्ती करनी थी, और क्योंकि मैंने इस लड़की से झूठ कहा था कि अमेरिका में तुम्हारी नौकरी लगा दूंगा, लेकिन जब उसे लड़की को मेरी सच्चाई के बारे में पता लगा कि मैं एक फ्रॉड हूँ, मैं सिर्फ सच्ची मोहब्बत कर सकता हूँ और बाकी सारी बातें झूठी करता हूँ, तो लड़की का मोह या लड़की का जो प्यार था मेरे लिए कम हो गया था। इसी भोपाल वाले घर से वो वापस बंगाल के बांकुरा वाला जो इलाका है वहां पर अपने माता पिता के पास जाना चाहती थी और अपने माता पिता को बताना चाहती थी कि देखिए ये जो लड़का है ये एक फ्रॉड है, इसने मेरे साथ झूठ बोलकर पैसे ऐंठे हैं और मुझे प्यार के झांसे में फंसाकर अपने साथ इंडिया में ही रखा है। कहाँ तो सपने दिखाए गए थे कि अमेरिका उड़ेंगे और कहाँ बंगाल से उठाकर उसने भोपाल में मुझे कैद में रखा हुआ है। अब बकायदा बैग पैकिंग हो जाती है, ट्रेन की टिकट भी हो जाती है। लेकिन जैसे ही उद्यान को पता लगता है कि जो उसकी गर्लफ्रेंड, जो उसकी माशुका है, वो उसे छोड़कर जा रही है, तो उसे मनाने की कोशिश होती है, बहुत मनाता है कि देखो मुझसे गलती हो गई, हम कुछ अच्छी चीज़ें सोच लेंगे, हम कुछ बढ़िया कर लेंगे। लेकिन बार बार जो आकांक्षा है वो मना कर देती है। इस पर जब बात बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो आकांक्षा एक जोरदार तमाचा जड़ती है उदयन के फेस पर। उस वक्त उदयन चाटा खाने के बाद चुपचाप बैठ जाता है, कुछ नहीं बोलता। लेकिन उस रात जो आकांक्षा है रो रो कर वो थक हार कर सो जाती है। लेकिन उदयन बिस्तर पर बैठे बैठे अपने दिमाग में बहुत सारी प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा था। उसे बचपन की मार याद आ रही थी, जब माता पिता उसे मार कर बाथरूम में बंद कर देते थे और खुद घूमने निकल जाते थे, तो उसको अपनी माता पिता की मार याद आ रही थी, गुस्सा याद आ रहा था और उस गुस्से में वो जो सारी चीज़ें करना चाहता था वो कर नहीं पाता था। अब लेकिन वो तो बड़ा हो चुका है, उसकी उम्र हो चुकी है, तो उसने फैसला किया कि जिस लड़की ने उस पर हाथ उठाया है, थप्पड़ मारा है, उसको रास्ते से ही हटा देते हैं। वो गुस्से में सोती हुई अपनी गर्लफ्रेंड की छाती पर चढ़ता है, तकिया उठाता है, उस तकिए से अपनी ही गर्लफ्रेंड का मुंह दबा देता है और तब तक दबाता है जब तक उसकी सांसें ना थम जाए। वो बार बार पीछे घूमकर पैरों को देख रहा था कि पैर छटपटाना कब बंद होंगे, तब उसे पता लगेगा कि गर्लफ्रेंड मर चुकी है। और इस तरीके से वो मारता है, उसे लगता है कि जब गर्लफ्रेंड की पैरें छटपटाना बंद हो गए हैं तब वो तकिया हटाता है। लेकिन जब उसका गुस्सा शांत होता है उसे लगता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उस लाश के बगल में वो सोते रहता है, उसे लगता है कि अगली सुबह जो उसने काम किया है, आकांक्षा आंख खोल देगी, वो उठ जाएगी। अब अगली सुबह हो जाती है, दोपहर हो जाती है, वो बार बार अपनी गर्लफ्रेंड को देखता है, उसे लगता है कि गर्लफ्रेंड अब उठ जाएगी, शायद बेहोश हो गई है, वो मरी नहीं है। एक दिन बीत जाता है, 24 घंटे बीत जाते हैं। अगली सुबह भी वो इंतजार करता है कि आकांक्षा अब आंख खोल देगी, लेकिन सुबह से लेकर अब शाम हो जाता है, 48 घंटों से ज़्यादा का वक्त हो जाता है, लेकिन आकांक्षा आंख नहीं खोल रही थी। एक बिस्तर पर एक लाश यूं ही पड़ी थी। अब उस लाश के ऊपर से मक्खियां भिनभिनाने और बदबू आना शुरू हो चुकी थी।
अब पहली बार उदयन को लगता है कि उससे इस दुनिया में सबसे बड़ी भूल हो चुकी है। ये जो मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं, ये मैं खुद नहीं बता रहा, ये उदयन की जुबानी, जो पुलिस वालों को उसने कहानी बताई है, हम वही आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। उदयन को लगता है कि उससे सबसे बड़ी बहुत गलती हो गई है। अब उस गलती को छुपाए तो छिपाए कैसे? वो मोहल्ले में बाहर जाकर देखता है, उसे लगता है कि आस पड़ोस में तो यहाँ बहुत ज्यादा चहल पहल है, कोई ना कोई उसे लाश को ठिकाने लगाते हुए देख सकता है। वो फौरन ही अपने घर पे देखता है कि कहां पर कोई पुराना संदूक या ट्रंक पड़ा हुआ है। उस ट्रंक से सारे कपड़े उठा उठाकर फेंकता है और अपनी गर्लफ्रेंड को उस संदूक के अंदर रख देता है। कुंडी भी लगा देता है, लेकिन बदबू अभी भी बहुत भयंकर आ रही थी। वो इसलिए फिर मार्केट जाता है, मार्केट से 3 सीमेंट की बोरियां लेकर आता है और उन सीमेंट की बोरियों से घोल बनाता है और इस तरीके से घोल बनाता है ताकि जो सीमेंट है वो अच्छी तरीके से कंक्रीट बन जाए। वो ट्रंक का संदूक खोलता है, तीनों जो सीमेंट की जो चीजें थी कंक्रीट बनाने के बाद वो उसमें ढालता है ताकि जो ट्रंक है वो अपने आप भारी हो जाए। फिर पैरों से धक्का मारते हुए वो दीवार पर जाकर उस ट्रंक को चिपका देता है। इसके बाद वो क्या करता है, इसके बाद उसे लगा कि कल को हो सकता है पुलिस उस तक पहुंच सकती है, जांच पड़ताल हो सकती है, या जो बदबू है वो अभी भी आ सकती है, क्योंकि बाकायदा परफ्यूम मारने के बाद भी उस कमरे से लाश की बदबू अभी भी नहीं जा रही थी। इसके बाद उसने क्या किया, इसके बाद वो ईंट लेके आया, सीमेंट लेके आया, चबूतरा बनाया, चबूतरे के ऊपर उसने बाकायदा एक स्लैब रख दिया। अब उस स्लैब के ऊपर वो परफ्यूम मारकर अगले 3 से 4 महीने उसी के ऊपर सोता रहा। सोचिए, एक शख्स अपनी गर्लफ्रेंड को मारकर चबूतरे के ट्रंक के अंदर सीमेंट डालकर अपनी माशूका को रखता है और उसी चबूतरे के ऊपर परफ्यूम मारकर चादर बिछाकर रोज सोता है बिना किसी डर और भय के। अब ये जब सारी चीजों कहानी बता रहा था, पुलिस वालों को लगा कि यार ये क्या बात कर रहा है, ये कैसी बातें कर रहा है, ये इसको बिल्कुल भी डर नहीं है, इसके मन में कोई पछतावा नहीं है और बिल्कुल निर्भीक होकर ये सारी बातें ऐसे बता रहा है कि इसने कल ही ये सारा काम किया हो। लेकिन जब पुलिस और छानबीन करती है और पता लगाने की कोशिश करती है कि ये बताओ, तुम्हारी उम्र बहुत कम है, तुम्हारी उम्र 25-26 साल की है, तुमने आइडिया कहाँ से आया, ऐसी जो चीज़ें हैं, मतलब ये जो क्राइम करने का जो तरीका है, तुम्हें आइडिया कहाँ से आया? तो उसने कहा कि मैं एक वेब सीरीज़ देखता हूँ। पुलिस वाले ने पूछा कौन सी वेब सीरीज़ देखते हो? उन्हें लगा कि कोई क्राइम रिलेटेड सीरीज़ बताएगा, तो उसने कहा कि मैं एक हॉलीवुड की वॉकिंग डेथ नाम की वेब सीरीज़ देखता हूँ। वहाँ से मुझे आइडिया आया चबूतरे का और उसी से मुझे आइडिया आया कि किस तरीके से लाशों को ठिकाने लगाना है। अब पुलिस वालों को लगा कि ठीक है, ये जो कहानी बता रहा है इससे तो समझ में आया कि इसने लड़की को किसी तरीके से ठिकाने लगा दिया है, लड़की का पूरा मामला सुलझ गया है। लेकिन अभी भी अगर आपने अहम कड़ी सोची हो कि किस तरीके से, क्योंकि जो लड़की के घर वाले हैं उन्हें किसी को नहीं पता था कि भोपाल में उदयन दास का घर भी है, तो ये कैसे पता लगा? अब याद रखिए, जब उदयन से पूछा गया कि तुम और भी कोई हत्या करना चाहते थे, तो उदयन कहता है देखिए, क्योंकि हर किसी को पता लग जाता कि मैंने उसे मारने की कोशिश की है, तो कोई भी मुझ तक आसानी से पहुंच सकता था और इसलिए मैंने बाकायदा फेसबुक के जरिए हर लोगों के कमेंट में या मैसेज जाकर उनसे बातचीत किया करता था। अब यहाँ पर जो आकांक्षा है, जो उसका भाई है, उसे शक हो चुका था कि हो ना हो बहन के गायब होने में सबसे अहम भूमिका उदयन दास ने ही निभाई है। आकांक्षा का भाई बंगाल पुलिस के पास जाकर कहता है कि जनाब, मेरी बहन का ये फोन नंबर है और कई दिनों से लापता है, जरा पता लगाइए सीडीआर के जरिए कि मेरी बहन इस वक्त कहां पर है। बंगाल पुलिस छानबीन तो कर ही रही थी। बंगाल पुलिस को पहली बार पता लगा कि जो बहन का जो फोन है वो अभी भी एक्टिव है और एक्टिव कहाँ है? भोपाल के इसी घर में मौजूद है। अब जब पुलिस को ये सब सारी चीजें पता लगती हैं, तब जाकर भोपाल के इस वाले घर में छापा मारा जाता है। लेकिन उदयन से पूछा जाता है कि तुम्हारा और भी कोई मकसद था, तो उदयन कहता है देखिए, मैं चाहता था कि जो लड़की के माँ बाप है ना, ये बहुत ज़्यादा छानबीन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रोक रहे हैं, टोक रहे हैं, तो मैंने प्लान ये भी बनाया था कि इसके माता पिता को भी रास्ते से हटा दिया जाए। इसलिए जब मैं कई बार बंगाल में बांकुरा गया, उनके माता पिता से कहा कि अगर आपको अपनी बेटी से मिलना है, अमेरिका जाना है, तो आइए भोपाल में मैंने सारा इंतजाम कर रखा है, बस कुछ पैसे खर्च करने हैं, फिर आप अपनी बेटी अमेरिका से मिल सकते हैं। वहां पर क्या है ना कि अमेरिका में सिम मिलना मुश्किल हो रहा है और इसलिए बेटी आपसे बातचीत नहीं कर पा रही, वो चैट के माध्यम से आपसे बातचीत कर पा रही है। अब घर वालों को लगा कि लड़का जब इतना फोर्स कर रहा है कि चलिए अमेरिका चलिए, मैं आपका सब कुछ इंतजाम करवा दूंगा, तो लड़की के घर वालों को भी लगा कि ठीक है, शायद ये जो लड़का बोल रहा है बिल्कुल सही बोल रहा है। लेकिन लड़की के घर वालों के में एक भाई ऐसा था जिसे इन सारी बातों में कुछ ना कुछ संदेह लग रहा था। इसके बाद जो उदयन का कहना है कि उसे लग रहा था कि जैसे ही लड़की के घर वाले उसके घर पर आएंगे, वो उनको भी मारकर दफना देगा।
अब पुलिस को लगा कि अच्छा हुआ माता पिता तो उसके घर पर नहीं आए, छानबीन कर कर यूं ही बाहर से चले गए। अब इसके बाद जब पूछा गया कि उदयन अच्छा ठीक है, तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को मारा, तुम्हारा प्लान था कि जो उसकी गर्लफ्रेंड के माता पिता को भी मौत के घाट उतारना, तुम्हारे घर में कोई और नज़र नहीं आ रहा, मतलब और कहाँ है, बाकी लोग कहाँ हैं, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं। अब देखिए जो उदयन है, लड़की की मिस्ट्री सॉल्व हो चुकी थी, लेकिन अब दूसरी मिस्ट्री चालू होनी थी। दूसरी मिस्ट्री में क्या है कि लड़के के घर वाले ही नहीं मिल रहे हैं। उदयन कहता है कि जो मेरी मम्मी है वो अमेरिका रहती हैं, पापा की मौत हो चुकी थी कुछ साल पहले और उन्हें हम क्रियाक्रम कर चुके हैं, तो मम्मी अमेरिका में रहती है, उनसे बातचीत हो जाएगी। पुलिस वाले कह रहे थे कि एक काम करो, तुम्हें तो अब जेल होगी ही, एक बार तुम्हारे घर वालों को भी बुला लिया जाए, तुम्हारे घर वालों से कांटेक्ट करवा लिया जाए कि तुम्हारी माँ को बता दिया जाए कि तुम्हें अरेस्ट किया जा रहा है। अब उदयन को लगा कि पुलिस वाले अब ज़्यादा छानबीन कर रहे हैं, तो बातों को घुमाने लगा। अब पुलिस वाले जो तफ्तीश कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, हमें तो चाहिए, हमें नंबर दो या किसी भी जरिए से हमारी अपनी माता जी से बात करवाओ, वीडियो कॉल करवाओ, तमाम सुविधाएं आ चुकी हैं, कुछ भी कर कर अपनी माता से बात करवाओ। इसके बाद उदयन को लगा कि वो पकड़ा जाएगा। वो कहता है कि सर आप इस वक्त भोपाल में बैठे हैं ना, आपको कुछ किलोमीटर दूर या कुछ 100 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा रायपुर। उस रायपुर में छत्तीसगढ़ में हमारा एक मकान था जिसे मैंने 23 लाख रुपए में बेच दिया। उसकी गार्डन में आपको, जब आप खोदेंगे तो उसके अंदर मेरे माता पिता आपको उस गार्डन के अंदर दफन मिलेंगे, तो आप जाकर कोशिश कीजिए और पता लगाइए कि क्या है। अब भोपाल पुलिस उस कमरे के अंदर बैठकर जब ये सारी बातें सुनती है, उनको लगता है कि अभी भी तो हमने लाश देखी 7 महीने पुरानी, अभी ये कह रहा है कि गार्डन में जाके खोदिए और वहां पे आपको मेरे माता पिता मिल जाएंगे। पुलिस फौरन ही पूरी फौज लेके जाती है मजदूरों की, और कहा जाता है बाकायदा ऑन कैमरा, पहली बार ऐसा होगा जब एक गार्डन की खुदाई करते हुए 2 लाशें बरामद की जाती हैं। इस जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, इस पर एक के बाद कई बार कुदाल चलाए जाते हैं और कुदाल चलाते चलाते मजदूरों के हाथ 2 लाशें लगती हैं, और ये दोनों लाशें किसकी थीं? खुद उदयन के माता पिता की थीं। उदयन के जो माता पिता हैं, लाशें तो सड़ गई थी, गल गई थी, अब हड्डियां ही बची थी, लेकिन उन हड्डियों का जो सिर था उसे जूट बैग या बोरे से बांध दिया गया था। अब पुलिस वालों को लगा कि ये कैसा अपराधी, ये कैसा बेटा है जिसने अपने घर वालों की ही मौत के घाट उतार दिया है। जब पुलिस वाले उदयन से पूछते कि यार ये बताओ, तुमने तो अपनी गर्लफ्रेंड को मारा, पूरी कहानी समझ में आई, ये तुम्हारे माता पिता के साथ तुमने ऐसा क्यों कर दिया, और लाश के ऊपर बोरी बांधने से क्या मतलब है? तो वो कहानी सुनाता है। कहानी ये सुनाता है कि सर ये जो लाश आपने अभी बरामद की है गार्डन से, ये 7 साल पुरानी लाश है। 7 महीने पुरानी मेरी गर्लफ्रेंड की लाश थी और 7 साल पुरानी ये लाश है। पुलिस पूछती है कि बताइए, अब इसकी भी कहानी बता दी जब इतना कुछ बता ही दिया है। तो ये कहता है कि 2010 का मामला था। दरअसल उस वक्त बारिश हो रही थी। मेरे घर वाले जो मुझे बचपन से अक्सर मारते पीटते थे, मेरी उम्र 20 साल थी, और मुझे कह रहे थे पढ़ाई करो और अच्छी ज़िंदगी जियो। अब क्योंकि मुझे उस वक्त ड्रग्स की लत लग चुकी थी तो मुझे पैसों की ज़रूरत भी होती थी, लेकिन घर वाले देते नहीं थे और हर वक्त मुझे डांटते रहते थे। तो एक रोज़ जब मेरे पिता ने मुझे मारा तब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। मैंने सोच लिया कि अब इनके ठिकाने लगाना है, इसलिए उन्होंने उसकी चाय में नींद की गोली मिलाई और अपने पिता को नींद की गोली देकर सुला दिया। इसके बाद वो एक एक कर अपनी माँ का गला दबाता है, अपने पिता का गला दबाता है, लेकिन उसे शक था कि मरने के बाद भी ये दोनों दोबारा जिंदा हो सकते हैं। इसलिए उसने बाकायदा क्या किया, अपने गार्डन में मजदूरों को उस वक्त जितना भी रेट था, कहा गया कि जैसे मान लीजिए जो दिहाड़ी की जो रेट होता है खुदाई के लिए, सेप्टिक टैंक की खुदाई के लिए, तो मजदूरों को 300 रुपया दिहाड़ी मिलती है। इसने उस वक्त 1100 रुपये दिए मजदूरों को और ये कहा कि गार्डन में खुदाई करो, मुझे यहाँ पे सेप्टिक टैंक बनाना है और एक ही रात में सारा काम करो। इसके बाद जितने भी मजदूर आए थे उन्होंने खुदाई की और खुदाई कर कर चले गए। इसके बाद ये अपने माता पिता की लाश को ले जाकर उस मिट्टी में डालता है। फिर इसे लगता है कि कहीं कल को ये खुदाई से बाहर निकल के, जमीन के बाहर निकल के आ जाए तो क्या होगा, तो इसलिए सुनिश्चित करना चाहता था कि इनके मुंह में सांसें ना जाए, इसलिए जूट बैग से उनको बांध देता है। एक लाश के जूट बैग से बांधकर वो दफना देता है और उसे लगता है कि किसी को पता नहीं चलेगा। फिर मिट्टी से ढकने के बाद उस गार्डन में एक निशान बना देता है कि कभी भी अगर इसे लाश को देखने आना हो या पता करना हो कि बॉडी के साथ क्या हो, तो वहां पे जानबूझ के एक ऐसा निशान छोड़कर जाता है जिससे पता लग सके कि बॉडी अभी भी किसी ने यहाँ खुदाई नहीं की है। और जब रायपुर पुलिस पहुंचती है तो उसी निशान को देखकर ये कहता है कि जनाब यहीं पर बॉडी मैंने गाड़ी है। और जब पुलिस वाले जब छानबीन करते हैं तो पता लगता है कि जो उदयन है ये बहुत ज़्यादा शातिर है। कैसे शातिर है? क्योंकि इसने 2010 में अपनी माँ को तो मार दिया, लेकिन पिछले 7 सालों से
जो पेंशन है माता जी की, क्योंकि जो माता जी अच्छी जगह काम करती थी, उस पेंशन की 28,000 रुपए की जो रकम आती थी, ये लगातार पिछले 7 सालों से हर महीने ले ही रहा था। जो पिता की बात आई, पता ये लगा कि जो उदयन है, इसके पिता और इसका खुद का एक जॉइंट अकाउंट था, उसमें बहुत ज़्यादा पैसे थे, तो वहां से एफडी के पैसे जो इंटरेस्ट आता था उसी से ही अपना गुजर बसर किया करता था। अब ये पता लगा कि एक अकाउंट तो है, लेकिन जब पिता को इसने मार डाला तो पिता के अकाउंट में और एफडी में बहुत ज़्यादा पैसे रखे थे, तिजोरियों में बहुत ज़्यादा पैसे रखे हुए थे। इस बात की भनक उदयन को भी थी। अभी 20 साल का लड़का पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर के पास जाके कहता है कि देखिए मेरे पापा तो अमेरिका चले गए हैं और क्योंकि मुझे अब तिजोरी से उनके एफडी तोड़वानी है, उनके बैंक अकाउंट को सारे जो पैसे हैं आप मुझे दे दीजिए। बैंक मैनेजर कहता है कि देखो बच्चे, तुम अभी बच्चे हो, जब तक जिसका अकाउंट होल्डर मेरे सामने आकर नहीं बैठते हैं या साइन नहीं करते हैं, मैं तब तक तुम्हें कोई सारी चीज़ें नहीं दे सकता हूं। यहां तक कि फेक चेक पर अपने माता पिता के सिग्नेचर कर कर बैंक में देता था। बैंक वाले कहते थे नहीं, जिसने सिग्नेचर है, जो मालिक अकाउंट का, वो आएगा तभी हम तोड़ेंगे। इसके बाद उदयन क्या करता है, उदयन बकायदा ईमेल के जरिए भी बैंक वालों को मेल करके बताता है कि मेरे बेटे को पैसे दे दिए जाएं, फिर भी बैंक वाले नहीं मानते। फिर ये फोन कर कर अपने पिता की आवाज को भारी भरकम करते हुए मैनेजर को डांटता है कि अरे आप, मेरा बेटा आ रहा है, मेरे बेटे को तंग कर रहे हैं, दे दीजिए पैसे, मैं अमेरिका में, मेरी तबीयत खराब है, मैं कैसे आ सकता हूं। लेकिन बावजूद मैनेजर ने कहा कि नहीं, अगर आपको अपनी तिजोरी तोड़वानी है, एफडी तोड़वानी है, तो आपको यहां पर आना पड़ेगा, नहीं तो हम 1 रुपया नहीं देंगे किसी को। तो इस तरीके से उदयन का जो मकसद था कि माता पिता के जो पैसे हैं उसे हड़प लिया जाए, तो ऐसे में उसको मुश्किल आनी शुरू हुई और इसलिए वो अपने पिता के पैसे को निकाल नहीं पाया। लेकिन उसकी जो शान शौकत थी, ऐशो आराम की जिंदगी थी, वो यूं ही चल रही थी और उसे लगा कि जो लड़कियों को फंसाना है, क्योंकि देखिए 20 साल की उम्र में उसने माता पिता को तो मार डाला, अब उसकी जिंदगी में कोई बचा नहीं, तब वो सिर्फ और सिर्फ पैसे आई रहे हैं, पढ़ने की जरूरत क्या है, तो लड़कियों के आगे पीछे घूमना, लड़कियों को अपने जाल में फंसाना, यही इसका काम बच गया था और इसलिए उसने आकांक्षा को अपना शिकार बनाया। और जब ये सारी चीजें सबको पता लगी तो ये जो लड़का है, ये उदयन, इसे उम्र कैद की सजा मुकर्रर की जाती है। और कहाँ पे मुकर्रर की जाती है, दरअसल आपने ध्यान से दिया होगा, बंगाल के बांकुरा वाला जो इलाका है, वहां पर इसके खिलाफ जो लड़की है गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी और जो लड़का है वो खुद भी बांकुरा का रहने वाला था, लेकिन पूरी फैमिली भोपाल और रायपुर में सेटल थी। तो बंगाल की पुलिस ने इसकी पूरी छानबीन की, मदद लिया भोपाल पुलिस और रायपुर पुलिस का। उन तीनों शहरों की पुलिस ने एक साथ मिलकर इस पूरे केस को सुलझाया। लेकिन ये जो पूरा मामला है बंगाल की कोर्ट में चलाया गया और इसमें ये जो शख्स है 2020 में, इसे जब ये 30 साल का हो गया था तो इसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई, 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया और सबूतों से छेड़छाड़ के लिए 2,000 रुपए का अलग से जुर्माना लगाया गया। लेकिन तमाम तस्वीरें जब इसे कोर्ट में लेके जाया जा रहा था, कोर्ट से लेके आया जा रहा था, कहीं भी इसके माथे पर और चेहरे पर शिकन नहीं थी। तो इसे साफ पता लग रहा था कि इससे जो काम किया है इसे कहीं भी अफसोस नहीं है। तब पता लगा कि इसे एक बीमारी है, जिस बीमारी में कहते हैं कि एक साइकोलॉजिकल सिंड्रोम होता है, जिसमें आप कोई भी चीज़ें गुस्से में तो आके कर देते हो, लेकिन जब आपको होश में आता है तो आपके अंदर डर पैदा होता है। लेकिन ये ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस था जिसमें इसे पछतावा ही नहीं हो रहा था। वो एक के बाद एक कई हत्या कर रहा था और उसका प्लान ये भी था आने वाले वक्त में कि मैं और भी 2 हत्या ऐसी कर दूं ताकि किसी को कोई भनक ना लगे, क्योंकि पैसे बड़े आराम से आ रहे थे। वो आने वाले वक्त में किसी ना किसी तरीके से अपने पिता के पैसों को भी बैंक से निकलवा ही लेता और किसी को इस बात की भनक नहीं लगती। तो एक तरीके से परफेक्ट क्राइम ही हो जाता, क्योंकि जो लड़का है उदयन, उसके माता पिता के बारे में तो 7 साल बाद पता लगा। वो जो लड़की की लाश भी किसी को नहीं मिलती, अगर जो लड़की का भाई है उसे शक ना होता कि जो लड़का है बहुत गोल मटोल और बहुत शातिराना तरीके से बातचीत कर रहा है, क्योंकि घर वाले तो बाद में आ गए थे, लेकिन भाई ने अपना शक पूरी दुनिया को बताया, पुलिस वालों को बताया, कई ऐसे सबूत पेश किए, तब जाकर पुलिस एक्शन मोड में आए और उदयन जैसे जो शातिर क्रिमिनल हैं वो पकड़ में आए। तो जितने भी दर्शक इस केस स्टडी से हम आपको बताने का हमारा मकसद ये था कि जो भी सोचते हैं कि हम एक परफेक्ट क्राइम कर लेंगे, कभी हमें कोई पकड़ नहीं पाएगा, तो ऐसे केस आपके सामने हम पेश करके हम यही बताना चाहते हैं कि चाहे कोई कितना भी शातिर हो, कितना भी उसने पहले क्राइम किया हो, कभी ना कभी तो पकड़ा ही जाएगा। और ऐसे केसेस में जहां पे लाश को ही गायब कर दिया गया, सारे सबूत गायब कर दिए गए, फिर भी पुलिस उसे पकड़ लेती है उन तमाम सबूतों के साथ। फिलहाल के लिए उदयन तो जेल के अंदर बंद है, लेकिन हमारा मकसद अब तक ये था कि ऐसे हम कहानी और इन्वेस्टिगेशन वाली स्टोरीज आपके सामने पेश करें, जिसे सुनकर और समझकर आप सतर्क रहें, सावधान रहें और अपना बचाव करते रहें। तो फिलहाल के डिकोडिंग क्राइम में इतना ही। देखते रहिए क्राइम तक।